सुपरनैचुरल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी जिसे डायरेक्ट किया है अवी सूर्यदी ने और इसकी IMDb पे रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम है किसान तवा जवा पोचोंग गुंडोल। तो चलते हैं मूवी की कहानी की तरफ। तो सीन आता है, एक हमें नेस्ले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक योग काटा इंडोनेशिया के अंदर कुछ लोग एक जादू का परफॉर्म कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक आदमी की लाश को कपड़े से ढक करके कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं। अब इसके बाद में हमको 13 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 1996 में, जहाँ पर घर के अंदर में हम हावो और उसके ग्रैंडपा हारी को देखते हैं। और हाँ, बहुत ही एक शरारती बच्चा था। और उसके जो दादाजी है ना, उसके हाथ में एक कागज़ पकड़ा कर बोलते हैं ये बहुत पुराने ज़माने के यानी माजा वही तेरा का लोगों का कागज़ है। उस पर वो लिखा करते थे। वो हाव से कहते हैं कि जब वो अपनी आंखें बंद करेंगे तो हाव को अपने हाथ से वो कागज़ को कहीं उठने नहीं देना है, तुमको यहीं बैठना है और ध्यान देना है, ठीक है। और फिर वो अपने आंखें बंद कर लेते हैं। हाव अभी बहुत ही लगभग से 6-7 साल का लड़का होगा। तभी उसकी माँ उसको बुलाती है, हाउ को बोलती है कि हाउ तुम्हारे दोस्त रीडा आए हैं। तो हाउ ये सुन करके खुश हो जाता है क्योंकि उसे उसके दोस्त के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। तो हाउ कुछ बिना सुने और वो दादाजी ने क्या कहा था वो सब भुला करके वो दौड़ के खेलने के लिए चला जाता है। और तभी कुछ देर के बाद में देखते कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही होती है, जिसकी वजह से जो ग्रैंड पहाड़ी के हाथ में जो कागज़ था वो उड़ जाता है। और इसके बाद फिर हम फ्लैश समय बदलता है और हम आते हैं 2013 में, जहाँ पर हाव अब बड़ा हो चुका था और वो एक रेट्रो कॉग्निशनल और एक सेमिनार दे रहा होता है। रेट्रो कॉग्निशनल एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसकी हेल्प से कोई भी आदमी पास्ट में जा सकता है। और सेमिनार के अंदर आए हुए स्टूडेंट्स एक उनसे पूछता है कि ये क्या है। ये तो एक्स्ट्रल प्रोजेक्शन जैसा है। इस पर हाव बताता है कि प्रोजेक्शन के अंदर हमारी आत्मा हमारी बॉडी को छोड़कर दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल करती है, जबकि रेट्रो कॉग्निशनल के अंदर में हम बस सबकॉन्शियस के माइंड की हेल्प से पास्ट के अंदर ट्रैवल करते हैं। वो ये भी बताता है कि रेट्रो कॉग्निशन करने से पुरानी खास चीज़ की ज़रूरत होती है जो कैटलिस्ट की तरह काम करती है, जिसकी मदद से प्रेजेंट से लेकर पास्ट में जाया जा सकता है। मतलब कि कैटलिस्ट प्रेजेंट को पास्ट में जोड़ने के लिए लिंक का तरह काम करती है। असल में जो कैटलिस्ट होता है ना, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलती है जो उन पल्सेस को कैप्चर कर लेती है और वो इस रेट्रो कॉग्निशन को परफॉर्म कर पाएगा। तभी एक स्टूडेंट ये पूछता है क्या वो लोग पास्ट में जा करके चेंजेस कर सकते हैं या बदलाव कर सकते हैं। जिस पर हाउ बताता है कि हमारा करेंट जो दूसरी दुनिया में हमारा कॉपी होता है। जब दूसरी दुनिया में कोई किसी भी इंसान की बॉडी में जाता है तो पास्ट में कुछ भी बदल नहीं सकता, ना ही उस इंसान की बॉडी को कंट्रोल कर सकता है जिसके अंदर वो गया है, और ना ही दूसरे लोगों से बात कर सकता है। अब यहाँ से सीन एक बार पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि हाउ के ग्रैंडपा हारी, जिसकी उस कागज़ उड़ जाने के बाद में मौत हो जाती है। हम ये जान पाते हैं कि अगर कोई आदमी रेट्रो कॉग्निशन करते समय कैटलिस्ट से अलग हो जाएगा तो उसका करीन पास्ट में ही रह जाता है और कभी भी वापस प्रेजेंट में नहीं आ पाता, जिसकी वजह से वो असली ज़िंदगी में उसकी मौत हो जाती है, यानी वो वहीं फंस के रह जाता है। यानी अब हारी भी रेट्रो कॉग्निशन कर सकते थे। अब इसके बाद में सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर सेमिनार ख़त्म होने के बाद में हमें मिस्टर एंड मिसेस सुजान मिको आते हैं, जिसकी बेटी सारी 2 दिन पहले से स्कूल से गायब हो चुकी थी। अब हमें अब तक वो वापस नहीं लौटी। इसी वजह से मिसेस सुजान मिको हाउस से रेटनो कॉकटेल की मदद से उसे ढूंढने के लिए कहती है। अब मिस्टर सुजान मिको से ये कहने लगते हैं कि सारी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागे होगी। ये सब सुनकर के हाउ उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। अब सारी कहाँ है, उसका बॉयफ्रेंड है भी कि नहीं, ये सब तो हाउ अपने रेट्रो कॉग्निशन की मदद से जानने की कोशिश करने वाला था। खैर इसके बाद में हम सारी के पेरेंट के साथ स्कूल में जाते हैं, जहाँ पर सारी की होम रूम टीचर मिसेस स्वाति रहती है और ये बताती है कि आखिरी बार उन्होंने सारी को उनकी क्लास में काम करते हुए देखा था। हाउस सारी की सीट पर जाके बैठता है, वहाँ पर रखे हुए कैंची को कैटलिस्ट की तरह बना करके अपने प्रोसीजर शुरू कर देता है। कुछ देर के बाद में वो आंखें खोलता है, वो हम देख पाते हैं कि पास में उसी जगह पे बैठा हुआ था, सारी की बॉडी के अंदर वो आ चुका था। जिसके बाद हम मिस स्वाति कहती है कि उसे घर जाने के लिए कहती है,
जब सारी उनको बताती है कि वह घर उनके घर वाली सिलाई मशीन ख़राब हो गई है, इसलिए वो स्कूल के अंदर में अपना काम ख़त्म करके जाएगी। जिसके बाद मिसेस स्वाति वहाँ से चली जाती है और एक बार फिर से वो अपने काम में लग जाती है। कुछ देर के बाद में उसको दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ आती है, जिसके बाद में सारी बहुत डर जाती है क्योंकि वो वहाँ पे अकेली थी। मगर जब सारी दरवाज़ा खोलती है तो उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखता। हम लोग वहाँ पे किसी को खड़ा थे वो देख पाते हैं, सारी को देख रहा था। अब वो किसी को ना देख करके वो वहाँ से काम पे लग जाती है। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक देने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ अचानक लाइट भी चली जाती है। तभी सारी को वहाँ पर एक वॉल पचौंग दिखाई देता है, यानी एक मुर्दा दिखाई देता है, जिसे देख करके वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। सिलाई मशीन को उसका हाथ से कट जाता है, डर के मारे वो क्लास से बाहर जाती है। तभी उसके ऊपर एक अजीब सा लिक्विड गिरने लगता है। तब सारी वहाँ पर देखती है कोई नहीं था। तभी एकदम से वो बच्चों को आकर उसे डराने लगता है, जिसकी वजह से सारी बेहोश हो जाती है। और अब इसके बाद में हाउ तुरंत ही अपने रेट्रोकॉग्निशन से बाहर आ जाता है और वह सभी को स्कूल के पीछे मौजूद एक कुएं की तरफ ले जाता है, जिसका ढक्कन हटाने के बाद में वो वहाँ सारी को बेहोश पड़ी हुई मिलती है। हाउ सारी को लेने के लिए कुएं में जाता है और जहाँ पर अंदर जाने के बाद हाउ का सामना उसी पचौंक से होता है, जिसे देख करके हाउ बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। मगर तभी रीडा उसे रस्सी के सहारे से ऊपर निकाल लेती है। तभी मिस्टर और मिसेस सुजान मिको हाउ को उनकी बेटी ढूंढने के लिए शुक्रिया कहते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन हाउ अपने ग्रैंडफादर हारी के ग्रेव पे उनकी पसंदीदा मिठाई और लेकर गया था। और वहाँ पर खुदाई करने वाला आदमी अजीब तरीके से हाउ को अपने पास बुलाता है और वहाँ जाने पर हाउ को वो एक टूम स्टोन दिखाता है, जिस पर हाउ उसे उस पर नाम और उसके मौत का तारीख भी लिखा हुआ था। ये देख कर के वो एकदम घबरा जाता है, फिसल कर एक गड्ढे में गिर जाता है। तभी उसके बाद में वो देखता है कि उसकी बॉडी पर एक सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई थी और वो आदमी उसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ रहा था। और तभी वो घबरा कर उठ जाता है और हम नोटिस करते हैं कि वो तो एक खाली बुरा सपना था, जहाँ उसकी माँ उसे बताती है कि कल रात को आते वक्त रीडा की गाड़ी से उतरते ही बेहोश हो गया था। अब कुछ देर के बाद में ये होता है कि हाउ उसके कमरे में शमशान की मिट्टी दिखाई देती है, जो उसको डराने लग गई थी। अगले दिन हाउ रीडा के साथ एक मॉल में जाता है, तभी उससे वहाँ पे एक खुदाई वाला वही आदमी दिखाई देता है, जो हाउ को जिंदा दफनाने की कोशिश कर रहा था। अब उसको देख करके हाउ उसका पीछा करने लगता है और चेंजिंग रूम के पास पहुंच जाता है, जहां नीचे देखने पर हाव फिर से वही शमशान वाली मिट्टी दिखती है। इसके बाद वो पर्दे हटाने की कोशिश करता है, मगर वो पर्दे और भी बड़ा और गंदा हो गया था। अब कुछ ही देर के बाद में वो कर्टन अचानक से खुल जाता है। हाव शीशे के अंदर देखता है कि वही आदमी है और पीछे मुड़ने पर उसे पुचाओं का चेहरा अचानक से हाव के सामने आ जाता है, जिसकी तरह से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर एक रीडा आ जाती है और उसको संभालती है और जिसके बाद में रीडा और हाव दोनों एक साथ सभी हादसों के बारे में बताता है और कहता है कि वो पचौंक के पीछे उसे पड़ा है और वो गंजा है। इसके बाद रीडा बोलती कि शायद उसने सारी को बचाया था ना, हो सकता है कि हाव अब पोचोंग का अगला टारगेट होगा। ये भी बोलते हुए सारी शायद उसी पोचोंग के लिए काफ़ी काफ़ी खास थी, क्योंकि इतने लोगों में से उसने सिर्फ सारी को चुना था। अब इसके बाद में हम हाव को भी संभाल के रहना चाहिए। शायद हाव ने रेट्रोकॉग्निशन का इस्तेमाल करके कुछ ऐसी चीज़ों को रोक दिया था, जैसी ऐसी चीज़ों को जगा भी दिया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। अब दूसरी तरफ हम सारी को देख पाते हैं कि जैसे ही वो सोने की कोशिश करती है, वो पुचांग उसे फिर से डराने लगता है, जिसकी वजह से वो फिर से जाग जाती है। तभी उसकी माँ अंदर आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है और वो उसके हाथ पे लगे हुए बैंडेज को बदलने लगती है। तभी सारी को बताती है कि उसकी कटी हुई उंगली बहुत सारे काले जादू के रिचुअल में काम आती है, इसलिए वो पुचांग उसकी उंगली को तब तक उसकी आत्मा चूसते रहेगा कि जब तक वो मर नहीं जाती। ऐसा बोलकर वो उंगली को अपने दाँत से काटने लग जाती है। जिसको देख कर के सारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। तभी उसके असली पेरेंट्स उसके सामने आ जाते हैं। अब हमको पता चलता है कि ये सब उस ईवल पोचोंग ने किया था। सारी को डर गई थी। इसके बाद में से वो उसके सुजान मिको हाउ को बुलाते हैं और वो बताते हैं कि सारी वापस आई है ना, तब से वो कुछ खा पी नहीं रही है, वो बहुत डरी रही रहती है। जिस पर हाउ बताता है कि उस रात में जब सारी को बचाया था तब वो पोचांग तब से उसे डरा रहा है। जिसके बाद में हाउ सारी से पूछता है कि क्या उसे पता है कि पोचांग उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। जिस पर सारी बताती है कि पहले भी स्कूल में दो बच्चे गायब हो चुके थे, अब जो कि अभी तक नहीं मिले, वो पहली बार है जो बच पाई है।
अब अगले दिन सभी स्कूल पहुंचते हैं और मिसेस स्वाति उनको बताती है कि वो जो पहला बच्चा था ना, जो स्कूल बनने के कुछ समय बाद ही गायब हो गया था, और दूसरा बच्चा आज से 10 साल पहले गायब हुआ था। अब मिसेस स्वाति उनसे ये पूछती है कि इसका रीज़न, ये सारी चीज़ें किसी को पता है, जिसके बारे में मिसेस स्वाति स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड सेमन के बारे में बताती है, जो कि स्कूल में तब से सिक्योरिटी गार्ड था जब से वो स्कूल बना था। जिसके बाद में हाउ और रीडा सेमन से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं। वहाँ पर सेमन सारी बातें बताता है, जिसके बाद वो कहता है कि वो अपनी पत्नी से इस बारे में कभी कोई बात ना करने का वादा किया है, मगर लगता है कि आज ये वादा तोड़ना होगा। जिसके बाद वो बताता है कि बहुत समय के बाद है, एक शमन वालेस्टिकी का शिष्य था, वो काला जादू का प्रैक्टिस किया करता था। और ये सबसे बड़ी ये बात कि पैसे और शक्ति के लिए वालिस दिखी किसी की भी बलि देने से पीछे नहीं हटता था। वो बड़ी बेरहमी से लोगों का कत्ल कर दिया करता था। जब वहाँ के अधिकारियों ने इस बारे में पता चला तो उन्होंने मृत्युदंड देने का फैसला किया। और अब मौत से बचने के लिए वालिस दिकी ने जिन वनस्पति के साथ एक बहुत खतरनाक समझौता कर लिया था, जिसने उस अनंत काल के लिए एक जीवित बॉल बचाव में बदल दिया था। ये सब जानने के बाद में हाउ सेमन से उसकी मदद करने के लिए कहता है, जिस पर शेमन मना कर देता है। जिसके बाद में हाउ और रीडा वहाँ से चले जाते हैं। अब रास्ते में हाउ को रीडा से कहता है कि वो अपने रेट्रो कॉग्निशन से मदद से कोई रास्ता निकाल के कोशिश करेगा, जिस पर रीडा कहती है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन रेट्रो कॉग्निशन नहीं होता है, क्योंकि ये बेहद खतरनाक है। हाउ को कुछ भी सोचना चाहिए। अगर वो इस समय शेमन को कुछ हो गया या फिर उसकी बेटी रिश्मा को हो गया तो अब इस बारे की में चीज़ों हाउ का साथ नहीं देगी, ये बोल करके वो वहाँ से चली जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ सेमन उन्हें ढूंढने लगता है। दरअसल सेमन को गांव के लोग बहुत ही बुरा आदमी है ऐसा माना करते थे, इसलिए हाउ की मदद करने के लिए वो मान जाता है। वो एक अच्छा काम करना चाहता था। अब इसलिए बात है कि वो वालिद का शिष्य हुआ करता था, जिसके चलते वो उसकी इमेज है ना गांव के अंदर बहुत बुरी हो गई थी। तो उसे सुधारने का एक मौका जो मिल रहा था। उसके बाद में दोनों सारे के स्कूल में जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में सेमन हाउ को बताता है कि वो स्कूल वालिस की ही कब्र पे बना हुआ है। हर 10 साल में वालिस को एक इंसान चाहिए होता है, जिसकी आत्मा को वो उंगली से चूस करके अपनी वापस ताकतवर हो जाता है। यही चीज़ें वो काफ़ी समय से करता आ रहा है, जिसके बाद चलते वो अमर हो गया है। सेमन ने यह भी बताता है कि वालिस्टी अपना शिकार उन्हीं लोगों को बनाता है जो हवनी बर्थ डेट पे पैदा हुआ है, यानी क्लेवन ट्यूसडे। जहाँ पर हाउ बोलता है कि उसका बर्थडे भी क्लेवन ट्यूसडे को ही आता है, जहाँ पे हम समझ पाते हैं कि सारी और बाकी दो बच्चे का बर्थडे शायद उसी दिन रहा होगा, जिसकी वजह से पोचोटे उठ के पीछे पड़ गया था। अब हम यहाँ पर पोचौंक के बोलेंगे तो आप समझ जाना कि ये वही ब्लैक मैजिशियन प्रैक्टिशनर वालिस्टी है। क्या शमन बताता है कि आपको तभी कुछ करना चाहिए जब पोचौंक जिंदा हुआ था, मगर वो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेगा। तभी अचानक से रेडियो पर आवाज़ आने लगती है कि उनका समय खत्म होने वाला है, जिस पर हाउ रेडियो को ऑफ कर देती है। और तभी गाड़ी की बैक सीट पर अजीबोगरीब आवाज़ आने लगती है। जैसे ही हाउ बैक सीट खोलता है उसे वहाँ पे कोई नहीं मिलता। अब वापस आकर के हाउ गाड़ी शुरू करने लगता है, तो वो शुरू नहीं होती है। तभी अचानक हाउ वाले के पीछे खड़ा हुआ नज़र आता है, मगर वो तुरंत ही गायब हो जाता है। जिसके बाद वो कार की सनरूफ तोड़ करके अंदर घुसने की कोशिश करता है, मगर तभी कार शुरू हो जाती है। वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। मुझे लगता है कि हाउ के जो ग्रैंडफादर थे ना, उनकी स्पिरिट शायद उनकी मदद कर रही होगी। खैर अब सब स्कूल में पहुँच जाता है। शमन बैक सीट पे देख कर के खोदने के सामान निकालने लगता है। अब जैसे ही वो वहाँ पर बैक सीट को ओपन करता है, वहाँ पर मौजूद वालिद उसके उसके मुंह पर एसिड थूक देता है, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा जल जाता है। और मरने से पहले वो हाउ को बताता है कि वालिद की कब्र एक बरगद के पेड़ के पीछे है। जिसके बाद हम हाउ उसकी उंगलियों की अंगूठियाँ निकाल करके पेड़ के पास जाने लगता है। और पेड़ के पास पहुंचने के बाद हाउ उन अंगूठियों को उसे सेमन से ली थी उसे कैटलिस्ट के जैसे इस्तेमाल करने लगता है। रेटनो कॉग्निशन के हेल्प से वो पहुंच जाता है सन 1883 में, यानी उस समय में जब सेमन वालिस्टिकी का शिष्य हुआ करता था। वहाँ पर एक रिचुअल चल रहा था, जिसमें वो सब बैठे थे। वालिस्टिकी का एक शिष्य वहाँ पे खंजर लेकर एक दूसरे को मार रहे होते हैं, और आखिर में एक शिष्य उसी खंजर से वालिस्टिकी का गला भी काट देता है, जिससे बाद उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो लोग वालिस्टिकी को कपड़े में लपेट करके गाड़ देता है।
अब वो लोग वालिस डिकी के सर को छोड़ करके उसकी पूरी बॉडी को उसके कपड़े में बांध देता है, जबकि नॉर्मल पोचोंग यानी मुर्दे पूरी तरह से लपेटा जाता है यहाँ पर। लेकिन रिचुअल थोड़ा सा अलग था ताकि वो हमेशा के लिए ज़िंदा रह पाए। उसके अंदर के वो गांठ लगा रहे थे, और जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है तो वालिस डिकी मरने के बाद में एक भयानक पोचोंग हो करके ज़िंदा हो जाएगा, यानी जिनसे उसने यही चीज़ मांगी थी। अब ये सीन वही है जो हमें शुरुआत में दिखाई गई थी, जिसके अंदर वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि वालिस डिकी था जो काला जादू कर रहा था। खैर अब प्रेजेंट में पोचोंग वहाँ पर बैठे हुए हाओ के हाथ से अंगूठियों को गिरा देता है, जिसकी मदद से हाओ रेटने का शुरू कर रहा था। जिसके बाद में हाओ की बॉडी हवा में उड़ करके उसी कुएं में गिरा देता है जहाँ पर उसने साड़ी को रखा था। तभी हम देख पाते हैं कि रीटा को जो हाओ ढूंढते ढूंढते उसके घर आई थी, जहाँ पर हाओ की माँ उसे बताती है कि हाओ अभी तक घर नहीं आया, और ये भी बताती है कि हाओ ने आखिरी बार स्कूल में जाने का जिक्र किया था। फिर अभी तक हम देख पाते हैं कि हाओ का जो करीन था वो भूतकाल से धीरे धीरे गायब होने लगता है, क्योंकि उसका जो कांटेक्ट है ना वो असली दुनिया से टूट गया था। यानी उसके हाथ में जो कैटलिस्ट या की वाली जो रिंग थी ना वो नहीं होती है। और हम नोटिस करते हैं कि पोचोंग बहुत शक्तिशाली होने के लिए हाओ की उंगलियों की उसकी आत्मा को चूसने लगता है, क्योंकि वो क्लेवन ट्यूसडे को ही पैदा हुआ था। और आगे हम रीडा को दिखाते हैं जो हाव को ढूंढते हुए स्कूल पहुंच गई थी। तभी बरगद के पेड़ के पास वो अंगूठियाँ पड़ी हुई दिखती है, जिसके बाद हाव को ढूंढते हुए कुएं तक पहुंच जाती है। कुएं के अंदर में हाव को बेहोश पड़ा हुआ था, जिसको देख करके रीडा तुरंत ही रस्सी की मदद से उसे बचाने लगती है। तभी हम हाव को करीन को देखते हैं जो दूसरी दुनिया में ख़त्म होने वाला ही था। तभी वो घबरा रहा होता है। तभी वो रीडा हाउ के हाथ में अंगूठियाँ पहना देती है, जिसकी मदद से वो वापस प्रेजेंट में आ जाता है। तभी रीडा उसे बताती है कि पोचोंग ने उसकी कैटलिस्ट से दूर कर दिया था, जिसकी वजह से उसके साथ ये सब हुआ। जिसके बाद रीडा को उसे रस्सी की मदद से कुएं से बाहर निकालने की कोशिश करती है, मगर हाउ जब बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो वापस कुएं में गिर जाता है। तो वो नोटिस करता है कि उसका पैर असल में कपड़े से बंधा हुआ था, जिसकी गांठ हाउ ने खोलने की कोशिश करता है, मगर तभी कुएं के अंदर पानी और ज़्यादा भरने लगता है, जिससे वो गांठ और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। और तभी पानी के अंदर से वो पोचोंग यानी वालिस डिकी बाहर आता है, जिसको देख करके रीडा तुरंत ही अपनी लहसुन वाली माला पानी में फेंक देती है, जिससे पोचोंग गायब हो जाता है और वो हाउ को बाहर निकलने में लिए कामयाब हो जाती है। और हम बाहर निकलते ही हाउ उस गार्लिक वाली माला के बारे में पूछता है। तभी रीटा बताती है कि वो माला उसको हाउ की माँ ने दी थी और बताया था कि उस माला से इविल स्पिरिट दूर रहती है। हाउ अब रीडा को सारी बातें बताता है और उसने रेट्रोकॉग्निशन की हेल्प से देखी थी कि साथ ही साथ ये भी बताता है कि वालिस डिकी को गाड़ा जा रहा था, तभी उसकी बॉडी पर एक गांठ खुली हुई छोड़ दी थी। जब रीडा कहती है कि वो पोचोंग की सारी शक्तियाँ उसी गांठों में होती है, अगर वो लोग उसकी डेड बॉडी की गांठों को खोल देंगे और पोचोंग की शक्ति भी ख़त्म हो जाएगी। और अब हम देख पाते हैं कि हाव और रीडा नमक का घेरा बना करके वालिस डिकी की कब्र को खोदना शुरू कर देते हैं, और उस नमक के घेरे की वजह से पोचोंग उन लोगों तक पहुंच नहीं पाता, और इसी बीच में हम लोगों को वालिस डिकी की कब्र भी मिल जाती है, जिसको देख करके वो लोग शॉक रह जाते हैं, क्योंकि वारिस डिकी की बॉडी इतने समय तक बाद भी बिल्कुल वैसी की वैसी थी जैसे कि अभी भी मरा ही ना हो, क्योंकि उसने आत्मा चूसनी शुरू कर दी थी और ये काम उसने पहले से ही करता आ रहा था। और अब रीडा को वालिस डिकी के सर के नीचे एक खंजर दिखाई देता है, ये वही खंजर था जिससे वालिस डिकी को मारा गया था। अब हाउ उसी खंजर की मदद से वालिस डिकी की बॉडी की गांठों को खोलने लगता है। तभी मौसम ख़राब हो जाता है और रीडा नोटिस करती है कि उसका बनाया नमक का घेरा मिटने लगता है। इसके बाद वो उसे बनाने की कोशिश करती है, मगर तभी वालिस डिकी ज़िंदा हो जाता है और हाव को अपने साथ कब्र में खींच लेता है और वो कब्र मिट्टी से ढक जाती है, जिससे रीडा बहुत ही घबरा जाती है। आपको याद ही होगा कि ऐसे नाइटमेयर्स उसे आ ही रहता है, यानी वो व्यक्ति था जो बार बार उसे घूम घूम करके वालिस डिकी था जो उसे फ्यूचर बता रहा था। वो यानी इसका मतलब था कि अगर उसने ऐसा किया, किसी को बचाया, तो उसके साथ भी क्या होगा या फिर उसका क्या हश्र होगा, ये उसे बताने की कोशिश कर रहा था। अब रेडा वापस कब्र खोदने लगती है, जिसके बाद में वो हाथ से मिल जाता है।
तभी उसके वहाँ पर पोचोंग आ जाता है और अपनी ईवल शक्तियों से रीडा को हवा में उड़ाकर बाहर फेंक देता है। और ये देखकर क्या हाउ उसे मारने की कोशिश करता है, मगर पोचोंग उसकी उंगली तोड़ देता है और उसकी आत्मा को फिर से कंज्यूम करने लगता है। तभी हाउ खंजर उसको पोचोंग की यानी वालिस डिकी के सीने पे मारता है, जिससे पोचोंग कुछ देर के लिए कमज़ोर पड़ जाता है। और मौके का फ़ायदा उठाते हुए हाउ वालिस डिकी की गांठों को उसी खंजर से काट डालता है। इसी के साथ हम पोचोंग भी गायब हो जाता है। वालिस डिकी का किस्सा इसी टाइम के लिए ख़त्म हो जाता है। और खैर कुछ दिनों के बाद में हाउ और रीडा शमन की बेटी रेशमा से मिलने के लिए जाते हैं और इसके बाद में सारी से मिलने के लिए उसके घर पे जाते हैं। और तभी हम देखते हैं जहाँ पे सारी और उसके माता पिता उसकी हेल्प करने के लिए हाउ का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ से निकलने के बाद में हाउ रीडा से कहता है कि वो अपनी एबिलिटीज़ को दूसरों की हेल्प करने के लिए इस्तेमाल करेगा। और उसे लगता है कि उसके ग्रैंडपा जो हारी थे वो भी यही चाहते थे। जिसको सुनकर रीडा बहुत खुश हो जाती है और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।